क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर डी शर्मा का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है का क्वेश्चन नंबर 29 है। इफ ए इज ए मतलब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है सच दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए लैम्डा के इक्वल है, देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। तो हमको किसकी वैल्यू लिखनी है? हमको लिखनी है डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए की वैल्यू। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, इस के को आप डिटर्मिनेंट के बाहर कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ के बाहर नहीं आता है। मतलब जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ए का ऑर्डर n है तो ये के n बाहर आता है, ठीक है। अगर आपके पास आपको निकालना हो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ठीक है, अगर आपको निकालना हो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए और आप चाहते हो कि इस के को बाहर कर सकते हो, लेकिन क्या होगा कि ये के सिर्फ बाहर नहीं आता, ये ए का जितना ऑर्डर होता है ना उतना बाहर आता है। मतलब जैसे ए का ऑर्डर n है तो ये के n बाहर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये हम इसको आप लिख दो -1 इंटू ए लिख सकते हो। अब ये -1 की पावर बाहर आएगा। अगर हम -1 को बाहर करते हैं, ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर n है तो ये -1 की पावर n बाहर आएगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? लैम्डा। तो ये हो जाएगा -1 की पावर n लैम्डा। तो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए विच इज इक्वल टू -1 की पावर n लैम्डा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो आप पहले इसको डेल्टा के इक्वल ले लो। तो डेल्टा विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 की पावर 4, 2 का क्यूब 2 की पावर 4 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6, ठीक है। अब देखो, अब आप सीधे एक्सपैंड मत करना। मैंने आपको क्या बताया कि आप डिटर्मिनेंट को तभी एक्सपैंड करना जब आप उसके फर्दर आप उसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो अब देखो यहाँ पे हम कुछ तो अभी कर सकते हैं ना, अभी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम इस वाले कॉलम से 2 कॉमन ले सकते हैं, इस वाले कॉलम से 2 का स्क्वायर इस वाले कॉलम से हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ कि हम इस वाले कॉलम से 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इस वाले से आप देखो 2 का पावर 3 कॉमन ले सकते हो, और इस वाले कॉलम से 2 की पावर 4 कॉमन ले सकते हो। तो ये चीज़ आप कॉमन ले लो। अब देखो ये है फर्स्ट कॉलम है, ये है सेकंड कॉलम, ये है थर्ड कॉलम। तो आप यहाँ लिखो टेकिंग कॉमन 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब एंड 2 की पावर 4 फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मैंने क्या कहा कि हम क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट वाले कॉलम से 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे, इस सेकेंड वाले कॉलम से 2 की पावर 3 कॉमन लेंगे, और इस थर्ड वाले कॉलम से 2 की पावर 4 कॉमन लेंगे। तो आप लो एक बार, तो डेल्टा क्या बनेगा, यहाँ से 2 की पावर 2 कॉमन किया, इस वाले कॉलम से 2 की पावर 2, तो अब देखो 2 की पावर 2 है तो कॉमन बाहर हो जाएगा, 2 की पावर 3 है तो एक 2 रहेगा, और 2 की पावर 4 है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बच जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 2 क्यूब है तो यहाँ पे आप यहाँ से 2 की पावर 3 कॉमन करो ना, तो 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2, यही होगा। और अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 4। अब देखो इस वाले कॉलम से 2 की पावर 2 आया था बाहर, इस वाले कॉलम से 2 की पावर 3 आया था, और इस वाले कॉलम से थर्ड वाले कॉलम से 2 की पावर 4 बाहर आया था, ठीक है। अब आप देखो, अगर आपको दिक्कत लग रहा हो ना कि ये कैसे आपने लिख दिया, आप देखो 2 क्यूब है ना, तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसे 2 लेके जा रहे हैं, तो इसलिए हम 2 में ब्रेक कर रहे हैं, 2 + 1 लिखा हमने, ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन करना ना इसलिए। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर a की पावर m + n रहे,
अगर a की पावर m प्लस n रहे तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे? a की पावर m इंटू a की पावर n। तो आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। 2 की पावर 2, 2 की पावर 1। तो जब आप 2 की पावर 2 कॉमन कर लोगे तो पीछे क्या रह जाएगा? 2 ही ना रह जाएगा। उसी तरह से अगर आप 2 की पावर 4 करोगे तो आप देखो, आप यहाँ से 2 की पावर 2 कॉमन कर रहे हैं तो आप इसको 2 में लिखो। तो पहले 2 लिख दिया और जो बचा उसको बाद में लिख दो, तो 2। उसके बाद 2 पीछे बचा तो 2 लिख दिया। पहले जो कॉमन करे वो लिख दो। कितना कॉमन करते हो? तो 2 कॉमन करते तो 2 लिख दिया और जो पीछे बचा, जैसे 2 हमने लिख दिया, अब 4 होने के लिए क्या चाहिए? पीछे 2 ही चाहिए, तो हमने 2 लिख दिया और ये प्रॉपर्टी लगा दिया। तो हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर 2 यहाँ से कॉमन हो गया तो 2 और 2 की पावर 2 बच गया। इसी तरह से आप इसके लिए भी करके देखो। अब देखो यहाँ से कॉमन करे तो 2 की पावर 3, तो आप इसको पहले लिख दो। कितना कॉमन किया? 3, तो यहाँ पे लिखो 3 और 4 होने के लिए हमको एक और देना होगा तो हम एक और दे देंगे और इसी तरह से हम ब्रेक कर देंगे। 2 की पावर 3 2, तो अब देखो 2। इसी तरह से बाकी आप आई होप आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ तक किए। अब देखो इस वाले कॉलम में क्या कॉमन है, इस वाले सॉरी रो में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। आप 2 को बाहर कर लो। टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम, ये कौन सा रो है? R2 है, तो फ्रॉम R2। तो ये डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? 2, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। अब देखो आप चाहो ना तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। आप देखो इसी को आप देखो, जैसे a की पावर m है इंटू a की पावर n है। जब बेस सेम हो तो आप पावर को ऐड कर सकते हो, मतलब व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। अब देखो a और a बेस सेम, तो इन दोनों पावर्स को हमने ऐड कर दिया, a की पावर m प्लस n कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सबको ऐड करो तो अब देखो ये क्या होगा? 2 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 3 7 और 7 प्लस 2 9। तो ये हो गया 2 की पावर 9। तो यहाँ पे लिख दो 2 की पावर 9 और पीछे एक 2 यहाँ से R2 से भी बाहर करो तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो R2 से जो बाहर की हो। तो यहाँ से 2 बाहर हो गया 1 1 1 1 1 1 2 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है? कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो 2 इंटू 2 की पावर 9 इंटू 0, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका आप देखो R1 और R2 सेम है। सिंस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, इसलिए। ठीक है, अब आप देखो, अब इस जीरो को, अगर आप इस जीरो को इनसे मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? जीरो को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं वो जीरो ही हो जाता है हमारे पास। क्या हो जाता है? जीरो ही हो जाता है। तो ये जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, राइट वेदर ए बी इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अगर ए और बी नॉन सिंगुलर है तो आप बताओ, और उसका ऑर्डर भी सेम है, तो आप बताना है कि क्या ए बी सिंगुलर होगा या फिर नॉन सिंगुलर होगा। मतलब पहले समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया? अब देखो ए और बी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? कि इनका डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0। आपने पढ़ी है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि चलिए इस दोनों का ऑर्डर n क्रॉस n है, हम अपने से बोल रहे हैं सेम है दोनों का ऑर्डर, और हमने इस कंसिडर भी करा है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, बस आप इतना समझ लो कि ऑर्डर सेम है दोनों का। अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n होने वाला है। ठीक है,
क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, ऐसा हम नहीं क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। राइट वेदर ए बी इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, मतलब मोटा मोटा आप समझो क्या बोल रहा है कि ए मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नोट अगर जीरो के इक्वल नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो के इक्वल नहीं है, तो आप बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा या फिर नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बस हमको इतनी सी बात बतानी है, ठीक है। आप फिर से सुनोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बस इतना कह रहा है कि ए अगर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो के इक्वल नहीं है, और जहाँ पे ऑर्डर भी दोनों का सेम है, तो आप बताओ क्या ए बी जीरो के इक्वल होगा कि जीरो के इक्वल नहीं होगा। मतलब आपको बस इतना सा बताना है, ए बी इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। मतलब सिंगुलर कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जीरो के इक्वल होगा, और नॉन सिंगुलर कब होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो बस हमको यही चीज़ बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जीरो के इक्वल होगा या फिर कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉन जीरो के इक्वल होगा, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो आप कैसे बताओगे। आप देखो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए और आपको पता है ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना, तो हम प्रूफ तो नहीं करने वाले बिल्कुल भी। क्या करेंगे, बस एग्जाम्पल ले लेंगे। हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि ये चीज़ ट्रू हो, और फिर चेक करेंगे कि क्या ये जो हमको देखना है कि वो क्या आ रहा है। अब आराम से सुनो, हम देखो क्या कर रहे हैं। हम दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, हम ए कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं और बी कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, और हम इस तरह से लेंगे ना कि ये वाला जो कंडीशन है वो ट्रू होना चाहिए। आप ऐसा मत करना कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स ही ले लेना, मतलब इस बात को मान ही नहीं रहा है। आपने ए का ऑर्डर कुछ और ले लिया, बी का ऑर्डर कुछ और ले लिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्योंकि आपको ए बी निकालना भी है ना, तो ए बी के लिए कुछ बातें होती है कि वो चीज़ मानेगा तभी हम ए बी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप देखो, बोलने से ऐसे ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, आप देखो तो क्लियर होगा। हम ए को मैट्रिक्स को ऐसा सपोज कर ले रहे 1 0 1 -1, ठीक है। और बी को हमने सपोज करा, बी को आप सपोज कर लो -1 1 -1 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला था कि ए, पहले हम सिर्फ इतनी से यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं कि ए और बी कोई भी मैट्रिक्स है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो अब देखो हमने ए माना और बी माना। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ऑर्डर क्या बताता है कि उस मैट्रिक्स में कितना नंबर ऑफ रो है, कितना नंबर ऑफ कॉलम है। तो अब देखो इसमें 2 रो है, 2 कॉलम है, तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो गया, और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो गया। अब देखने में तो सेम ही लग रहा है ना ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर तो सेम है, हाँ इन दोनों का ऑर्डर सेम है, पहला बात मान गया, मतलब पहला बात तो हमने ठीक लिया है। अब आप चेक करो कि क्या इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो तो कहीं जीरो नहीं आ रहा है। आप देख लो, आप निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1, बीच में माइनस, -1 × 0 0, 1 आ गया। तो 1 जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो भी नहीं है, जीरो नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो। हम बस बेसिकली क्या करें कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम कुछ इस तरह से वैल्यू सेट कर रहे हैं जो इसको ट्रू बना दे। यहाँ से यहाँ तक जो हमने लिखा है वो ट्रू होना चाहिए, और उसके बाद फिर चेक कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे और चेक हो जाएगा हमारा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी -1 × 1 -1, और फिर बीच में माइनस, और इन दोनों का -1 × 0 0 -1, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। आप देखो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, हम शॉर्ट में बताएंगे, जैसे आप मुश्किल से 30 या 40 सेकेंड में आप सॉल्व कर दोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिलहाल हम अभी इस पर बात करते हैं। आप देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी जीरो के इक्वल नहीं है, और इन दोनों का ऑर्डर भी सेम, मतलब यहाँ तक तो सारी बातें मान चुका है। अब हमको बस बताना है कि ए बी सिंगुलर होगा कि नॉन सिंगुलर, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जीरो के इक्वल होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जीरो के इक्वल नहीं होगा। बस इतनी सी बात हमने चेक करनी। तो आप निकालो, पहले ए बी निकालो, तब तो डिटर्मिनेंट निकालोगे ना। ए और ए बी आप कब निकाल सकते हो, मतलब ए बी कब एग्जिस्ट करता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। तो आप देखो इसका
कॉलम कितना है, इसका कॉलम 2 है और इसका रो कितना है 2 है, दोनों सेम है, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। करो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कोई तो रूल होगा कि हम दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रो है, ये कॉलम है, तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो। कैसे करते हैं, तो करो, जैसे ये रो है और ये कॉलम है ना, जैसे इस वाले रो में 2 एलिमेंट, इस वाले कॉलम में 2 एलिमेंट, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट से और फिर बीच में प्लस लगाओ और सेकेंड वाले को सेकेंड से कर दो। ठीक है, तो आप देखो 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू -1 सॉरी 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, तो हम ऐड ही नहीं करेंगे। फिर इस वाले रो को इस कॉलम से, नेक्स्ट -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो 0 हो गया यहाँ पर। -1 इंटू -1 1, फिर 1 इंटू -1 -1 0 हो गया। फिर इसको इसके साथ -1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे ये बना, तो ए बी ये बन गया, दैट इज ए बी इक्वल टू दिस। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, -1 इंटू 1 -1, बीच में माइनस, 0 इंटू 0 0, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देख लो, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज, मतलब दैट इज your determinant of AB not equal to 0, तो this implies AB is नॉन सिंगुलर, क्योंकि अगर सिंगुलर होता तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता, और डिटर्मिनेंट तो 0 नहीं है, तो मैं पक्का है कि ये नॉन सिंगुलर है। तो एक तो इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा क्या करो, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये होता है। अब आप देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 0 के इक्वल नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 के इक्वल नहीं। अगर दो नंबर, डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2 नंबर ही होता है बेसिकली, 2 नंबर अगर 0 नहीं है तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी कहाँ से 0 आने वाला, नहीं आने वाला, उन दोनों का प्रोडक्ट भी 0। अब जैसे 1 0 के इक्वल है क्या, नहीं है, 2 0 के इक्वल है क्या, नहीं है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 करो, 2 आ जाएगा। आप कोई सा भी 2 नॉन जीरो नंबर ले लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 कभी नहीं आने वाला। 0 तभी आएगा जब आप एक साइड 0 रखो, एक साइड 0 रखो। ठीक है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तो 0 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ए बी, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 हैज डिटर्मिनेंट 2, मतलब एक कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 3x3 और उसका डिटर्मिनेंट क्या है, मतलब हमको बेसिकली दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 के इक्वल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए 3i वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3i, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या बोला है, फिर से आप क्वेश्चन पढ़ो, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 हैज डिटर्मिनेंट, मतलब ए का डिटर्मिनेंट, इसका ऑर्डर जो है वो 3x3 देखा है और इसका डिटर्मिनेंट 2 के इक्वल है, यहाँ तक बोल रहा है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है जहाँ पर आई जो है उसका ऑर्डर 3x3 है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, देखो ये ए है, इसको बी पढ़ो। अब देखो ये ए है, इस पूरे को बी पढ़ो। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी पे आप दोनों पे अलग अलग डिटर्मिनेंट लगा सकते हो, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यही होता है। तो आप यहाँ पे यही लगाओ, आप इसको ए पढ़ो तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3i। ठीक है, अब देखो इस 3 को आप बाहर तो कर सकते हो, प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमने प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए रहे, हम इस के को बाहर कर सकते हैं, के को हम बाहर करते हैं, लेकिन ये कितना के बाहर आता है, ऐसा समझो कि ए का ऑर्डर n है तो ये के n बाहर आएगा, क्या होगा, के n बाहर आएगा। अब देखो 3 i का ऑर्डर क्या है, ये 3 बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये 3 को हमने बाहर कर दिया इस डिटर्मिनेंट से, लेकिन सिर्फ 3 अकेला बाहर नहीं आएगा,
आई का जितना ऑर्डर है उतना पावर बाहर आएगा। तो अब देखो आई का ऑर्डर है 3, तो ये 3 की पावर 3 बाहर आएगा। ठीक है, ये 3 सिर्फ अकेले बाहर नहीं आता है, आई का जितना ऑर्डर है उतना बाहर आता है। ठीक है, अब हम देखो ए का डिटर्मिनेंट क्या है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3i क्या होने वाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 है, 3 की पावर 3 27 होता है, और आपने प्रॉपर्टी पढ़ेगी डिटर्मिनेंट ऑफ आई जो होता है वो 1 होता है। तो ये 54 हो गया, तो मतलब इसकी वैल्यू 54 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। हम देखो ए और बी को स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, सच दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 के इक्वल है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3 के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। हमको ए बी के बाद में, तो अब देखो हमको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 के इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो 3 के इक्वल है, इन दोनों का ऑर्डर 3 है, इन दोनों का ऑर्डर क्या है 3 है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ए बी। ठीक है, अब नहीं ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, अभी मैंने ये ऊपर में ही बताया, लेकिन फिर से बताता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होता है। आप इस के को बाहर कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ के अकेला बाहर नहीं आता है, ए का जितना ऑर्डर है ये उसको उतनी पावर लेकर बाहर आता है। मतलब जैसे के बाहर तो आ सकता है, के को बाहर किया, लेकिन ए का ऑर्डर कितना एन, तो ये के अकेला नहीं, के की पावर एन बाहर आएगा। ठीक है, के की पावर एन बाहर आएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, अब इनको याद रखना। ठीक है, अब देखो ए बी के क्या है, यहाँ पे ये के है, यहाँ पर ये के है, के कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये है हमारा के, और ये मैट्रिक्स होगा क्योंकि ए और बी को स्क्वायर मैट्रिक्स है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो मैट्रिक्स ही आएगा, इसलिए वो मैट्रिक्स वहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये 3 बाहर तो आएगा, लेकिन अकेला 3 तो बाहर आता नहीं है, इसका जितना ऑर्डर होगा उतना, मतलब 3 का उतना पावर बाहर आएगा। तो ए बी का ऑर्डर क्या है, ए बी का ऑर्डर क्या है, आप कैसे पता करोगे। आप देखो ए का ऑर्डर 3x3 है, बी का ऑर्डर 3x3 है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो इसका ऑर्डर कैसे आता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ए का ऑर्डर m×n है और बी का ऑर्डर n×p है, अब देखो ये दोनों तो सेम होता है, तो आप ऐसा और ऐसा कैंसिल कर दो, और ए बी का ऑर्डर क्या आएगा m×p आता है, मतलब सेम साइड वाले को कैंसिल करते हैं, मतलब इसका और इसको कैंसिल करेंगे, ए बी का ऑर्डर हो जाएगा 3x3, मतलब ए बी का ऑर्डर 3 हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 बाहर आएगा, और यहाँ पे बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब देखो आपने ये भी तो प्रॉपर्टी पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, 3 की पावर 3 इज 27, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3। अब देखो 27 इंटू 3 81, और ये माइनस, तो इस पूरे की वैल्यू -81 आएगा। ठीक है, तो अब देखो एक बार, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, राइट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप कुछ मत करो, पहले तो डेल्टा के इक्वल ले लो इसको, तो डेल्टा इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी माइनस सी प्लस आयोटा डी ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, बीच में माइनस, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस सी प्लस आयोटा डी, और ये हो गया सी प्लस आयोटा डी। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला बन, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है। अब देखो इसको a पढ़ो
इसको बी पढ़ो, इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का, फिर बी का स्क्वायर, तो बी क्या आयोटा बी, तो आयोटा बी का स्क्वायर, ठीक है। बीच में माइनस, अब देखो इसको आप ऐसा लिखो आयोटा डी माइनस सी, और हो गया सी प्लस आयोटा डी, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया ए स्क्वायर आयोटा बी का होल स्क्वायर है। तो अगर ए बी की पावर एम रहे तो आप दोनों पे पावर अलग अलग लगा सकते हो, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर। अब देखो माइनस यहाँ पहले से था, वो माइनस आएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ यही। अब देखो ये इसको आप ए करो, ए, ये बी, ये ए, और ये सॉरी ये ए और ये है बी, ठीक है। तो क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर है आयोटा डी, ए है आयोटा डी तो आयोटा डी का स्क्वायर माइनस, फिर बी है सी तो इस सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर, आयोटा डी का स्क्वायर क्या होगा। अब देखो अगर ए बी का पावर एम रहे तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों पे पावर अलग अलग दे सकते हैं, ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम, तो हम यहाँ पे भी अलग अलग दे सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर डी का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, ये हो गया माइनस डी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो माइनस डी स्क्वायर, ये हो गया माइनस डी स्क्वायर। नेक्स्ट अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस डी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये आ जाएगा डेल्टा की वैल्यू, ठीक है। तो आप देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है राइट द कोफैक्टर ऑफ A12 इन द मैट्रिक्स। हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स में कोफैक्टर निकालना है, किसके करस्पॉन्डिंग, A12 के करस्पॉन्डिंग। तो आप बताओ पहले A12 कौन सा एलिमेंट है, तो A12 ये वाला एलिमेंट है, A12 ये वाला एलिमेंट है, दिस इज A12, इसी के करस्पॉन्डिंग आपको कोफैक्टर निकालना है। तो A12 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या आएगा, C12 आएगा, क्या आएगा C12। और आपने फॉर्मूला पढ़ा है Cij, अगर आपको कोफैक्टर निकालना है Cij का तो इसका फॉर्मूला क्या होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij, मतलब -1 की पावर i प्लस जे और Mij मतलब कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट, ठीक है। आपको A12 निकालना तो आपको क्या निकालना है A12 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो वो आता है C12, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा -1 की पावर i प्लस जे, इन दोनों का पावर -1 की पावर इन दोनों को प्लस कर दो 1 + 2 इंटू m, और ये जो है ना Ij है तो Ij आ गया, तो 1 2 है तो 1 2 आ जाएगा। -1 की पावर 1 + 2 ये 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, तो -m12। तो आप माइनर निकालो m12, मतलब इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप माइनर निकालो। कैसे निकालोगे इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर, तो कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि ये जो एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग हमको निकालना है माइनर, तो इसके सामने वाला रो, इसके सामने वाला रो है ये, इसके सामने वाला कॉलम, इसके सामने वाला कॉलम है ये, हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, वही माइनर हो जाएगा। बचा ये है ना इसका डिटर्मिनेंट, तो 6 × -7 मतलब माइनर ऑफ m12 निकाल रहे हैं, मतलब A12 के करस्पॉन्डिंग माइनर क्या आएगा m12 आएगा, तो वही हम निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा 6 × -7 क्या होगा -42 और बीच में -1 × 4 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -46, तो m12 की वैल्यू आ गई -46, तो ये हो जाएगा 46, तो दैट इज C12 की वैल्यू हो जाएगी 46। तो यही हमको निकालना था A12 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो वो जो आएगा C12 और उसकी वैल्यू क्या आई है
46 आई है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0 फाइंड x, हमको x निकालना है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 9 इंटू 2x प्लस 5, बीच में माइनस, इन दोनों को करो 3 इंटू 5x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। 9 इंटू 2x 18x, 9 इंटू 5 45, 3 इंटू 15 3 इंटू 5x 15x, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस 15x आएगा, और 3 इंटू 2 6, और ये माइनस भी था तो माइनस 6। आप ऐसा भी समझ सकते हो, -3 इंटू 2 -6। अब देखो 18x माइनस 15x, 18x माइनस 15x 3x प्लस 45 माइनस 6 39, 45 माइनस 6 39, तो यहाँ से हो जाएगा 3x विच इज इक्वल टू -39। तो x हो जाएगा -39/3, 3 के टेबल से कैंसिल करूँ 1 और 3, ठीक है, 13 बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -13। आपको x निकालना था, x निकल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, इसके लिए x निकालना, और हो क्या रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ x 2 4 2x विच इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू 2x 2x स्क्वायर, बीच में माइनस, 2 इंटू 4 8 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8, तो आप 2 के टेबल से कैंसिल करो, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा +-2। अब देखो ना, अगर ऐसा हो a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो हम क्या लिखते हैं, a इक्वल टू +-b, और आप देखो ना x स्क्वायर, और 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू +-2, वही किया हमने, ठीक है। अब जब भी याद रखो, जब हम इस 2 की पावर को उधर लेके जाते हैं तो प्लस माइनस आता है। अगर हम बोले स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये 2 होगा, ये 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। आप कंफ्यूज मत करना कभी भी। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 करोगे तो 2 आएगा। अब देखो रूट पहले से इधर था, लेकिन अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 रहे और इस स्क्वायर को आप उधर लेके जाओ तो +-4 आएगा। और ये क्यों आएगा आपको पता है, क्योंकि एक्स का ये क्या बताता है, ये एक इक्वेशन है, और इक्वेशन क्या बोलता है, एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप देखो -2 डालोगे तो भी 4 आएगा, और 2 डालोगे तब भी 4 आएगा। इसलिए हम जब उधर लेके जाते हैं तो वो +- स्क्वायर रूट ऑफ 4 आता है, ठीक है। ठीक है, तो आप देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, राइट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमको इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखना, तो आप कुछ मत करो, पहले तो इसको डेल्टा के इक्वल ले लो। डेल्टा इक्वल टू 2 5 6x 3 6 9x 4 8 12x, ठीक है। अब आप देखो, आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर दोगे क्या, नहीं जी, डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करेंगे। क्या करते हैं कि जो सिंप्लीफाई हो सकता है, मतलब एक्सपेंड करने से पहले जो काम हम कर सकते हैं वो करेंगे। अब देखो इस वाले कॉलम में, इस वाले रो में क्या नज़र आ रहा है कॉमन, इस वाले रो में 2x कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम पहले इसको कॉमन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। हम पहले इसको कॉमन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दो, टेकिंग कॉमन 2x फ्रॉम, कहाँ से, तो इस वाले रो से, R3 से। तो हो जाएगा डेल्टा विच इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपने 2x कॉमन लिया, तो पीछे क्या बचा, 2 3 4 5 6 8, और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये दो रो जो है वो सेम है ना, ये दो रो सेम है, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है।
इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। सिंस आप लिख सकते हो सिंस ये है R1 और ये है R3, सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, तो इसलिए डेल्टा इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज डेल्टा इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 वेयर ए इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आ गया? अब देखो ये वाला जो एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना है ना, ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है, और आ गया तो करा ही देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस आप इतना याद रखो, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको निकालना है और डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि इसका डिटर्मिनेंट की मतलब डिटर्मिनेंट की पावर n-1, जहाँ पे n ऑर्डर होता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो डिटर्मिनेंट की पावर n क्या है? n जो होता है वो ए का ऑर्डर होता है, यहाँ पे ए का ऑर्डर है 2, तो ये हो जाएगा 2-1। तो डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा 2-1, डिटर्मिनेंट की पावर 1 वो डिटर्मिनेंट ही होगा, तो ये 2। तो डेट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमको इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करो, इसको डेल्टा के इक्वल ले लो पहले। टू 0 4 2 3 5 0 4 6। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई तो कुछ हो नहीं पाएगा ज़्यादा, अब एक्सपैंड कर दो सीधे, वो भी कौन से वाले रो से। अब देखो फर्स्ट वाले रो में 2 0 है, तो हम वो कहाँ से एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं? हम क्या करते हैं कि एक कॉलम एक फिर या फिर एक रो में हम 2 0 बनाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमको बना के दिया हुआ है, हम यहाँ ये इस वाले रो से एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, एक्सपैंड बाय R1। ठीक है, अब देखो ये एलिमेंट होता है A11, इस एलिमेंट की बात करें हम, इस वाले रो से एक्सपैंड कर रहे हैं तो इस वाले एलिमेंट की बात करें A11, या फिर डायरेक्टली आप इस एलिमेंट में बात करो, ये क्या होता है A12 होता है। आप इन दोनों का सम करो, 1 + 2 3, 3 है होगा तो ऑड है तो माइनस आएगा, माइनस, और माइनस की साइड आएगा प्लस, और माइनस की उस साइड आएगा प्लस, अल्टरनेटिव चलता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, हम ये सीधे 2 वाला लेंगे, क्योंकि 0 वाले को तो लेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम 0 को ले भी लेंगे तो 0 × समथिंग 0, तो इसलिए हम 0 वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आप सीधे ये -2 ले लो, -2 लिया, -2 के सामने वाला रो ये है, -2 के सामने वाला रो, -2 के सामने वाला कॉलम ये है, -2 के सामने वाला कॉलम हटा दो। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि -2 के सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, और जो हट गए जो डिलीट हो गया और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, मतलब 2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 2 × 6 12, बीच में -4 × 4 16, ये हो गया -2 और ये हो गया -4, -2 × -4 8 हो जाएगा, और 8 एकदम सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इन द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। हमको बताना है x की किस वैल्यू के लिए ये जो मैट्रिक्स है, आप थोड़ी देर के लिए इसको a बोल दो तो ज़्यादा क्लियर होगा। 6 - x 3 - x 4 1, क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इन द मैट्रिक्स a इज सिंगुलर, कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो a मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। तो आपको पता है अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो क्या होगा कि उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा, तो इसलिए इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो आप निकाल लो डिटरमिनेंट, कैसे निकालोगे, 6 - x × 1, 6 - x बीच में -3 4 ×
3 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 3 -12 -4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x विच इज इक्वल टू 0। तो अब देखो 4x माइनस एक्स 3x 6 माइनस 12 -6 विच इज इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 3x विच इज इक्वल टू 6। अब 3 के 12 से कैंसिल हो तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब देखो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अब देखो एक बार